हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्टडी विथ आईके सर में स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें से 100% है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है वह है आपका कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक अपकर्ष कारक में अंतर लिखिए। यानी कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर बताना है। तो देखिए प्रवास के दो कारक होते हैं, एक होते हैं प्रतिकर्ष कारक, होते हैं अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक का मतलब होता है, देखिए प्रतिकूल जलवायु मतलब हमारे लायक नहीं, अनुकूल मतलब हमारे लायक। यानी कि अब प्रवास किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने उद्गम गंतव्य स्थान को छोड़ कर क्या कहता है, या हम कहते हैं ना कि जब व्यक्ति एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान तक क्या होता है, जब चले जाते हैं किसी न किसी कारण की वजह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रवास कहते हैं। ठीक है, तो दो गो होता है, एक होता है आपका गंतव्य स्थान होता है और एक आपका होता होगा उद्गम स्थान। कहता है गंतव्य स्थान और उद्गम स्थान। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे हैं, मेरे घर पर हैं, घर पर से मुझे किसी कारणवश कुछ काम के सिलसिले में क्या हो गए, हम बाहर चल गए, तो हम क्या कर गए, हम प्रवास कर गए। ठीक है, तो समझिएगा, तो प्रवास में वही तो दो कारक आते हैं, एक प्रतिकर्ष कारक आते हैं, दूसरा अपकर्ष कारक आते हैं। यानी कि हम गांव को छोड़े तो छोड़े तो किस कारण छोड़े, तो उसे बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो हम सोचते हैं कहीं नहीं जाना है मुझे, तो कहीं जाते हैं तो क्या होता है, उसे अपकर्ष कारक, वो मुझे आकर्षित करता है अपने गुण से, अपने वहाँ की वातावरण से, वहाँ की माहौल से। क्योंकि देखिए हम घर को क्यों छोड़ते हैं, जब वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, झगड़ा लड़ाई क्लेश होता है, या भ्रष्टाचार होता है, बेरोजगारी के अभाव होता है, वहाँ पे अच्छा मतलब जीवन सुविधा नहीं होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, उस जगह को छोड़कर किसी और तरफ भागते हैं। ठीक है, तो जो हमें उस जगह को छोड़ने के लिए जो मजबूर किया है ना, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिकर्ष कारक। और जो हमें, जैसे हम कहीं जगह गए, वहाँ पे देख रहे हैं क्या, वहाँ पे अच्छा रोजगार भी है, वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, वहाँ रहन सहन लोगों का उच्च है, वहाँ पे एक सामाजिक अच्छा क्या है, सामाजिक जो आपका वहाँ पे सामाजिक जो महत्व वो भी क्या है, ज्यादा है, तो करते हैं वह मुझे तो वहाँ पे खींच रहा है, तो उसे बोलते हैं अपकर्ष कारक। ठीक है, तो वही कह रहा है। तो आइए हम लोग प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष समझ जाते हैं। प्रतिकर्ष कारक का मतलब होता हुआ, ये लोगों को निवास स्थान या उद्गम को छोड़ने का क्या कहता है, कारण बनता है। यानी कि उद्गम स्थान को छोड़ने का, जहाँ से हम हैं यहाँ से छोड़ने के लिए जो मुझे मजबूर करता है ना, वो कौन कारक करता है, तो वह प्रतिकर्ष कारक करता है। तो प्रतिकर्ष कारक में कौन आएगा, जैसे हम यहाँ से गांव से लोग शहर कब जाता है, गांव में बेरोजगारी है। गांव से लोग शहर पढ़ने क्यों जाता है, क्योंकि गांव में शिक्षा की अच्छा सुविधा नहीं है। गांव से लोग इलाज करवाने शहर क्यों जाता है, क्योंकि वहां पे स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी नहीं है। अब गांव से लोग देखिए गांव छोड़ के शहर में क्यों बस जाता है, कि गांव में देखिए तो हमेशा झगड़ा लड़ाई, मतलब कि छोटी सोच क्या होता है, हमेशा उसको क्या करता है, उसको वहां छोड़ने पर मजबूर कर देता है। तो वैसे उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। क्लियर। अब आइए अपकर्ष कारक, ये विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करता है। यानी कि अपकर्ष कारक का मतलब होता है कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना। शहर में जाएगा तो शहर क्या करता है, शहर आकर्षित करता है कि आओ हमारे यहाँ क्या है, मेरे यहाँ रोजगार है, शिक्षा की अच्छी सुविधा है, यहाँ पे देखेगा तो क्या है, परिवहन की अच्छा साधन है, यहाँ अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ की रहन सहन उच्च है, यहाँ के लोग भाईचारा के बंधन में तो नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपने से मतलब रखते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग विशेष झगड़ा झंझट वहाँ पे होता नहीं है। तो ये सब क्या है, उसको अपकर्ष कर जो होता है, इंसान को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा। प्रवास के दो कारक, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और अपकर्ष कारक सॉरी प्रतिकर्ष कारक करता है किसी व्यक्ति को वहां से छोड़ने के लिए मजबूर करता है। अपकर्ष किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में क्या है बुआ रे, अंतर है। क्लियर। चलिए, तो चलिए बुआ, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है वह जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर लिखिए। यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, जन्म दर और मृत्यु दर कुछ भी नहीं है। देखिए कहेगा कि एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले, जन्म जितना बच्चे लेंगे ना, उसमें से जीवित बच्चों की संख्या को ही क्या बोलते हैं हम लोग, जन्म दर कहते हैं। क्लियर। क्या बोले, एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, जन्म दर कहेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए समझते हैं। एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले
बच्चों को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं, ठीक है। और मृत्यु दर होता है सेम उसी तरह है, एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की, ये व्यक्तियों नहीं यहाँ पे होगा, बच्चों की संख्या को, बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, जनसंख्या देखिएगा ना, दोनों है। कभी जनसंख्या देखिएगा तो जितना बच्चा जन्म लेता है उतना बच्चा जीता नहीं, कुछ बच्चा मरते भी हैं, तो जो बच्चे मरते हैं ना उसे बोलेंगे मृत्यु दर, और जो बच्चे जिंदा रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, जन्म दर, ठीक है। जो जिंदा रहते हैं उसे जन्म दर, और जो मर गए उसे मृत्यु दर। कितना पे, प्रति हजार जनसंख्या पे। क्लियर। चलिए ये अगला है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, वह है जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले 3 प्रतिकर्ष कारक को लिखिए। देखिए अभी तुरंत बताए हैं, प्रतिकर्ष कारक का मतलब क्या होता है, जो हमें वह जगह छोड़ने के लिए, क्या छोड़ने के लिए मजबूर करता है। तो मजबूर में कौन आता है, जैसे हम जगह कब छोड़ते हैं, जब यहाँ पे क्या होता है, बेरोजगारी होता है। तो गांव में बेरोजगारी ज्यादा होता है, शहर में क्या होता है, बेरोजगारी कम होता है। शहर में रोजगार हाल से मिल जाता है, इसलिए लोग कहाँ जाता है, गाँव छोड़ के शहर में जाता है। रहन सहन की निम्न दशाएं, गांव में देखे तो गांव की रहन सहन क्या होती है, निम्न होती है, और शहर क्या होती है, उच्च होती है, ठीक है। वहां पे इससे लोग कहाँ से, गांव से कहाँ लोग बस रहे हैं, शहर में बस रहे हैं। प्रतिकूल जलवायु, यानी कि गांव की जो जलवायु होती है वह अच्छी नहीं होती है, लेकिन शहर की जलवायु क्या होती है, वहाँ की अच्छी होती है। तो वहाँ पे लोग क्या होते हैं, चाहे किसी जगह जाते हैं तो किसके कारण, और अच्छा जलवायु के कारण ही कहीं जाते हैं, वहां पे जाते हैं। यहाँ छोड़ते कहला है कि वहाँ की जलवायु कैसा होता है, प्रतिकूल होता है, और जहाँ जाते हैं वहाँ की जलवायु कैसा होता है, अनुकूल होता है। अगला आपका है प्रतिकूल आपदा, मतलब प्रतिकूल मतलब हमारे लायक आपदा वहाँ की नहीं होती है, तो क्या कहते हैं, वहाँ को छोड़ के अलग चले जाते हैं। चाहे महामारी, बहुत सारे बीमारी आने के कारण भी क्या होता है, हम लोग यहाँ जगह छोड़कर अलग जगह चले जाते हैं। तो ये किसका है, जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले क्या है, प्रतिकर्ष कारक है। क्लियर। आ गइए अगला है आपका कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख 3 उपाय लिखिए। तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। और जनसंख्या नियंत्रण होता है, उसका उपाय है कि अगर हम, मतलब जनसंख्या नियंत्रण, जो जनसंख्या बहुत तेजी से जो बढ़ रहा है ना, उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हम उसके लिए दो चीज, बहुत सारे तरीका से क्या कर सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे पहला तो आपका होगा कि परिवार नियोजन बनाकर, परिवार में प्लानिंग करके कि कितना बच्चा चाहिए और बच्चों को कैसा क्या करना है, ठीक है। तो कैसे क्या करना है, तो उस बच्चे को प्लानिंग, जैसे परिवार नियोजन बनाएंगे तो क्या होगा, हमें वह लगेगा कि बच्चों को ऐसे परवरिश करना है। तो क्या होगा, जाहिर सी बात का धीरे धीरे क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मतलब जनसंख्या का हो जाएगा, कमेगा। चाहे दो बच्चों के बीच जो अंतराल होनी चाहिए, बच्चे जन्म देने के अंतराल वो कम से कम 3 से 4 साल का होनी चाहिए। जैसे अगर एक बच्चा का 2025 में जन्म ले रहा है तो दूसरा बच्चा 2030 में जन्म हो, तो क्या होता है, जाहिर सी बात क्या होगा, बच्चे की जन्म अति जो जनसंख्या का धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। और इस बात को प्रत्येक लोगों को जागरूक भी करना होगा कि बच्चे ज़्यादा होने से नुकसान क्या है। देखिए ज़्यादा बच्चे होंगे तो आप उसे अच्छा से नहीं पढ़ा पाएंगे, ना अच्छा उसे संस्कार दे पाएंगे, तो क्या करेगा वो, पटीदार को क्या करेगा, वो तबाह करेगा। अब जिसको चारों पांच को बच्चा हो जाए क्या करेगा, देखते हैं वो भले पटीदार के जितना अमरूद आम जितना होगा, रोज झगड़ा लड़ाई, किसी का माथा फोड़ के आएगा, किसी का मुंह तोड़ के आएगा, मतलब हमेशा झगड़ा लड़ाई में पड़ल रहेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास उतना शिक्षा है नहीं, खाने की सुविधा नहीं है। और वही बच्चा आगे चल क्या बनेगा, वही चोर बनेगा, वही क्या करेगा, अपने गाँव का क्या करेगा, नाम पापा का नाम नीचे से रोशन करेगा, है कि नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए बच्चा अगर कम होता है तो देखिए जिसके पास एगो बेटा है बेटी होगा, जो दो गो होगा, देखिएगा उसको क्या होगा, उसको अच्छा स्कूल में पढ़ाएगा। उस बच्चे को पढ़ने से छुट्टी नहीं मिल पाता, जो क्या करेगा, किसी के फसल पे क्या करेगा, चाहे किसी के आम लीची, चाहे किसी के साथ चोरी उरी नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि उसे पढ़ने छुट्टी नहीं मिल पाता है। वो बेचारा तो सुबह जाता है पढ़ने, फिर सुबह ट्यूशन है, फिर पढ़ा, फिर स्कूल गया, स्कूल से आया, खाना खाया, खाना के फिर टस बनाया, फिर मतलब उसका जिंदगी का होता है, उसको दिक्कत नहीं होता है, और उसका व्यवहार भी अच्छा होता है। लेकिन जो देखिए गांव में जो बउआ रहा होगा, एकदम नीचे बहा हुआ रहा होगा, एकदम पूरा भसकर लेखन लगल होगा बुआ रहा, जलमाना बड़ी बात नहीं है, कर्म देना बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इस तरह से क्या करें, लोगों को हम जागरूक करेंगे कि बच्चा ज़्यादा और कम से फायदा क्या है, नुकसान क्या है, तो क्या करेगा वह, जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है, ठीक है। और बाल विवाह पर रोक लगा कर, क्योंकि बचपन में बाल, आज देखिएगा तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बचपन में कहते हैं विवाह कर देते हैं लड़की की, जिससे का भी, उससे भी क्या होता है, जनसंख्या पे क्या होता है, गलत प्रभाव पड़ता है, कि उनको इस बारे में जानकारी होता ही नहीं है। क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज देखिएगा उनके पास क्या है, जनसंख्या कम होगा। लेकिन आप गाँव में उठा कर नजर उठा के देखिए, जिसमें क्या होगा, जो अनपढ़ होगा देखिएगा एकदम फाराबाजी लगाते हैं कि पटीदार को 4 गो बेटा तो हमरो 4 गो बेटा, पटीदार को 2 गो बेटी तो हम 2 गो बेटी, मतलब हमेशा
क्या चलते हैं, इक्वल चलते हैं, ठीक है। कहला कि जब लड़ाई होगा तो बांस उठा के दौड़ेगा, ठीक है। लेकिन बांस उठा के दौड़ने के नहीं, अब जमाना आ गया है बंदूक गोली की, ठीक है। एगो बंदूक गोली से 2-3 गोला के आराम से मारा जा सकता है, ठीक है। तो बात है कहते कि दिमाग उसको पढ़ाइए लिखाइए अच्छा बनाइए। झाड़ लड़ाई थोड़ी करेगा, झाड़ लड़ाई में क्या रखा हुआ है, क्लियर। तो समझ में आ गया, चलो वही बात लिखा हुआ है, देखिए। परिवार नियोजन को अपनाकर बच्चे के जन्म को रोककर तथा उसमें समय अंतराल रखकर जनसंख्या की सीमित किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लोगों को जागरूक बनाकर जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। मतलब लोग के बारे में बताइए, लोग के बारे में जनसंख्या क्या है नहीं है, सो इसके लोगों की जनसंख्या कम होने से क्या फायदा है और ज्यादा होने से क्या नुकसान है, इससे बताइएगा तो क्या लोग जनसंख्या कम करेंगे, ठीक है। और बाल विवाह पर रोक लगाना, बाल विवाह को क्या कीजिए सभी लोग, उसका बहिष्कार कीजिए, बाल विवाह ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, जनसंख्या का नियंत्रण आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जापान में जो है ना, वहाँ एक बच्चे से ज्यादा जन्माने के लिए जब जन्म देगा ना बच्चे का, तो उसको वहाँ पे प्राइज दिया जाता है। वहाँ पे रहन सहन खाना पीना सब फ्री दिया जाता है वहाँ पे बच्चे को। यहाँ तक की सुविधा दे दिया कि उसको आगे तक पढ़ाई भी फ्री में कराएगा सरकार, ठीक है। बाप माता को थोड़ा भी खर्चा नहीं है, तो ये वहाँ के लोग एक्स्ट्रा बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। लेकिन अगर खाली हमारे सरकार खाली यहाँ पे कह दे कि 50 किलो अनाज मिलेगा एक बच्चे पर, तो पता चलेगा कि बिहार की जनसंख्या 21 साल में 3 गुना ज्यादा। कारण क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोगों को काम धंधा है नहीं, विशेष सब रोजगार बैठल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग, क्योंकि बिहार के लोग कहाँ अदर देश में अदर स्टेट में जाते क्या करने, काम करने के लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को बच्चे की क्या नुकसान फायदा है इसका कोई उनको जानकारी है ही नहीं, ठीक। जानकारी रहेगा तो ऐसा करवे नहीं करेंगे। चलिए जाने दीजिए आप लोग, ठीक से आप लोग, हम दो हमारे दो, अगला बच्चा अभी नहीं, इसके बाद कभी नहीं, ठीक है। इसी नारा पे चलिएगा। चलिए आगे चलिए हम लोग, अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक को समझाइए। तो देखिए बुआ, भौगोलिक कारक में आता है 3 को, समझिए कौन कौन आता है। देखिए भौगोलिक मतलब भूगोल, तो देखिएगा तो उसमें क्या है, भौगोलिक में हम लोग को आता है जल, जल की उपलब्धता। जहाँ जल आसानी से मिल जाएगा लोग वहाँ अच्छा से निवास करते हैं। अब जिस क्षेत्र में जल नहीं मिलेगा क्या वहाँ पे लोग निवास करेंगे, नहीं करेंगे। सेम वही उसमें लिखल होगा कि जिन क्षेत्र में जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है उन क्षेत्र में लोग आसानी से क्या होते हैं, वहाँ जनसंख्या घनत्व चाहे जनसंख्या का होता है अधिक आपको देखने को मिलेगा। और आप देखिएगा कोई न कोई भी गांव हो, वो देखिएगा तो किसी नदी या नहर के क्या होगा, किनारे ही क्या होगा, विकसित होगा। क्योंकि वो या उससे 1 किलोमीटर के अंदर में क्या होगा, नहर या नदी क्या होगा उसकी तरफ से गुजरा होगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि 5 किलोमीटर नदी नहीं है और गाँव नहीं, ऐसा नहीं देखे होंगे। कोई ना कोई गाँव, कोई भी गाँव हो क्या होता है, क्योंकि गांव के पास अगर नदी या नहर नहीं रहेगा तो उसे जल की उपलब्धता आसानी से प्राप्त नहीं, क्योंकि जल ही जीवन है। जल में देखिए, जल देखिए फसल कृषि के लिए भी जल चाहिए। अब देखिए चाहे आप जो भी चीज़ देखिए, मवेशी को नहाना है तो भी जल चाहिए, ठीक है। पीने के लिए भी जल चाहिए, ठीक है। तो जल अगर आसानी से मिलेगी तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी, और जब जल अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती, ठीक है। आई होप कि आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्लियर। अब अगला है, यही लिखल होगा, देखिए ना यहाँ पे लिखल होगा, उन लोग उन क्षेत्रों में अधिक रहना पसंद करते हैं जहां जल आसानी से क्या उपलब्ध होती है। यही कारण है कि नदी घाटी विश्व के सबसे घने बसे हुए क्षेत्र है। यानी कि नदी घाटी के बीच, चाहे आप देखिए ना इतिहास उठाकर देखिए ना, सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र नदी की है कि नहीं है, वो सब क्या है, किसी नदी के किनारे ही बसी हुई थी। कोई भी सभ्यता उठाकर देखो, ग्रीक की सभ्यता देखो, चाहे आप चीन की सभ्यता देखो, किसी का भी देखो, सब क्या है, किसी क्या है, नदी के किनारे ही क्या होगा मिलेगा। दजला फरात नदी का कौन है आपका, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। देखिए आप किसी भी सभ्यता को देखिएगा, ठीक है। तो वो कहाँ है आपका, किसी किसी नदी के किनारे ही विकसित हुआ होगा। अब जलवायु जिस जगह की जलवायु क्या होगा, अच्छी होगी, वहाँ लोग अच्छा निवास करते हैं। जैसे जिस जगह पे ना ज़्यादा ठंडा पड़े ना ज़्यादा गर्मी पड़ता है वहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करते हैं, और जहाँ पे अधिक ठंडे पड़े चाहे खूब गर्मी पड़े वहाँ लोग निवास नहीं करते हैं, ठीक है। बिहार में जनसंख्या बढ़ने के पीछे कारण है कि ना यहाँ बेसी ठंडा पड़ता है और ना ही बेसी होगा तो गर्मी पड़ता है, इसीलिए जनसंख्या घनत्व तो क्या है सबसे ज़्यादा है किसका, बिहार का। क्लियर है तक, तो वही बात है आप समझिएगा। तो मानव के रहने के लिए अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यानी कि जिस क्षेत्र की जलवायु क्या होता है, मानव के अनुकूल होते हैं, अनुकूल मतलब हमारे लायक होती है, जीवन जीने में सुविधाजनक होती है, वहाँ पे मनुष्य क्या होता है ज़्यादा निवास करते हैं। जैसे
भूमध्य सागरीय की क्षेत्र की जलवायु देखिए तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको वहाँ देखिएगा तो क्या, वहाँ पे जहाँ पे भी जिस क्षेत्र में भी जहाँ जहाँ गर्मी पड़ेगा वहाँ पे लोग निवास नहीं करते हैं, और जहाँ क्या होता है जहाँ ठंडी पड़ेगा वहाँ पे निवास लोग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु वहाँ पे क्या अधिक लोग निवास करते हैं। और आप अगर अथी में उठाकर देखिएगा, मैप उठाकर देखिएगा तो देखिएगा तो भारत भारत के ऊपर कौन है, चीन, देखिए ऊपर खूब जनसंख्या है। और अगर आप देखिएगा तो कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर देखिए यूरोप देखिए चाहे अमेरिका देखिए सब क्या है ऊपर, कर्क रेखा ऊपर है, खूब जनसंख्या पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वह क्या है वहाँ पे मतलब ना बेसी ठंडा पड़ता है और ना ही बेसी क्या पड़ता है गर्मी पड़ता है, इसलिए क्या था वहाँ पे ज़्यादा निवास करते हैं। क्लियर? अब देखिए अगला, अगला आपका जलवायु, ठीक है, यहाँ पे जलवायु समझ आ गया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला है आपका है मृदा। तो मृदा में क्या होगा बुआ, तो मृदा में ही ना होगा ना कि उपजाऊ, यानी कि जिस जगह की मिट्टी क्या होती है ज़्यादा उपजाऊ होती है लोग वहाँ निवास करना अधिक पसंद करते हैं। और जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होगा वहाँ पर लोग रहते हैं नहीं। आप कभी देखे हैं रेगिस्तान में कोई घर बना के रहता है? क्यों क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वहाँ पे वहाँ का जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है, इसीलिए लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं। और गाँव, हमारे गाँव में देखिए जहाँ पे मिट्टी का उपजाऊ होती है वहाँ पर लोग क्या होते हैं घर बना के अच्छा से रहते हैं। तो उसे वही बोल रहा है मृदा है। तो उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ मृदा कृषि तथा उससे जुड़ी क्रियाकलाप कहता है अनुकूल होती है। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, आ गई। अब अगला है जनसंख्या विवरण वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारक को समझाइए। तो आर्थिक मतलब हमारी मतलब पैसा, हमारी आवश्यकता, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं आर्थिक कारक, ठीक है। तो आर्थिक कारक में क्या होगा, खनिज, यानी खनिज में आता है बुआ कि जिस जगह पर खनिज पाया जाता है वहाँ पे अधिक उद्योग विकसित होते हैं। और जब उद्योग विकसित होंगे तो एक उद्योग लगने से क्या, उद्योग में काम करने वाले लोग आएंगे, काम करने वाले लोग आएंगे तो काम करने वाले लोगों के लिए दुकान खुलेगा, दुकान खुलेगा वहाँ पे बाजार लगेगा, बाजार लगेगा तो लोग को तबीयत खराब होगा, तबीयत खराब होगा हॉस्पिटल खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा तो लोग वहाँ पे अपने परिवार को लेकर जाएंगे, तो बच्चे जन्म होंगे, बच्चे बढ़ेंगे तो क्या होगा उनको पढ़ने के लिए कोचिंग स्कूल क्या होगा, मतलब एक इकोसिस्टम क्या होता है विकसित हो जाता है एक उद्योग को खुलने के लेकर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा जनसंख्या अधिक निवास करता है, जहाँ खनिज होगा वहाँ उद्योग लगेगा, और जहाँ उद्योग लगेगा वहाँ लोग अपने आप क्या होगा विकसित होना शुरू हो जाए, शहर के रूप में क्या होता है विकसित हो जाता है। क्लियर? जैसे आप देखिएगा जामनगर देखिए, तो यहाँ पे बिहार मतलब बिहार में तो कहते नहीं है, लखनऊ में देखिए, ठीक है। ये सब क्या है जहाँ पे आपको दिल्ली में देखिए गुड़गांव देखिए, ठीक है, ये सब क्या है उद्योग जहाँ रहेगा वहाँ लोग ज़्यादा निवास करते हैं। क्लियर? तो वही बोल रहा है खनिज भंडार वाले क्षेत्रों में उद्योग को कहता है आकर्षित करते हैं, जिससे लोग रोजगार मिलता है। और जिस क्षेत्र में क्या होता है खनिज होता है वहाँ उद्योग लगेगा, उद्योग लगेगा तो क्या होगा वहाँ पे रोजगार के अवसर मिलेंगे और वहाँ पे क्या होगा उसका बहुत ज़्यादा क्या होगा विकास हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े, अपना आगे सब पढ़ते रहिए। क्लियर? आगे क्लियर? चलिए अगला आइए, अगला है नगरीकरण। नगरीकरण में क्या है बुआ, तो देखो नगरीकरण नगरीय क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा संचार एवं परिवहन के साथ रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करते हैं, जिससे नगरीय जनसंख्या बढ़ जाती है। अब देखिए नगर देखिएगा तो अगर आप नगर देखिए तो क्या होता है नगर में बहुत सा ऐसा नगर में ऐसे देखिएगा तो नगर में लोग क्यों जाता है, लोग नगर आज लोग शहर की तरफ क्यों भाग रहा है, लोग नगर तो शहर की तरफ क्यों भाग रहा है, क्योंकि शहर में उसको पता है कि शहर में उसे अच्छा शिक्षा की सुविधा है, लोग इसीलिए भाग रहे हैं बेटा बेटी को पढ़ाने को लेकर। वहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था अच्छी है, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी अच्छी है, वहाँ पे संचार भी वहाँ पे बहुत अच्छी है, परिवहन के भी क्या है बहुत अच्छी साधन होते हैं कहाँ पे नगर में, इसे लोग कहाँ भागते हैं, लोग नगर की तरफ लोग भाग रहे हैं, ठीक है। और वहाँ रोजगार भी क्या होता है उसको आसानी से क्या होता है उपलब्ध हो जाते हैं। और जैसा ऐसा अगर सुविधा अगर किसी को आकर्षित करेगा तो जैसे वहाँ पे जनसंख्या का धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आप देखिए ना गांव से ज़्यादा लोग कहाँ बस रहा है, लोग शहर में लोग बस रहा है किस कारण, क्योंकि वहाँ पे ये सब सुविधा क्या होगा उसको आसानी से क्या होता है मिल जाता है, लेकिन गाँव में यह सुविधा आसानी से नहीं मिल पाता है। क्लियर? चलिए बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गई अगला है औद्योगिक। औद्योगिक देखिए समझिएगा उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अच्छे अवसर क्या होते हैं उपलब्ध कराते हैं। तो उद्योग भी क्या कहते हैं रोजगार के अच्छा अवसर अवसर उपलब्ध कराते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। और बहुत संख्या कहते हैं लोगों को आकर्षित, जैसे उद्योग और बैठेगा तो हम बताए ना कि पूरा इकोसिस्टम क्या होता है विकसित होता है, तो वहाँ पे क्या होता है लोग बहुत ज़्यादा क्या होता है वहाँ पे लोग चले जाते हैं, ठीक है। इनसे
कारखानों के मजदूरों के अलावा ड्राइवर, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, शिक्षक कहते यहाँ पे भर जाते हैं। क्योंकि जब भैंस बताओ जब लोग रहना शुरू होंगे तो लोग की तबीयत खराब होगा तो डॉक्टर चाहिए, पैसा निकालना है तो बैंक कर्मी चाहिए, ठीक है। और उनके बच्चे पढ़ेंगे तो क्या चाहिए, टीचर चाहिए। उनके दुकान में सामान खरीदेंगे खाने पीने वाला तो दुकान चाहिए। और उनको एने ओने ले जाने के लिए क्या चाहिए, आपको ड्राइवर चाहिए। तो सब क्या होता है, एक उद्योग खुलने से क्या होता है, पूरा इकोसिस्टम का होता है वहाँ पे भर जाता है, ठीक है। बिहार का विकास तभी हो सकता है, ज़्यादा विकास, जब यहाँ पे क्या होगा, उद्योग क्या होंगे, यहाँ पे विकसित होंगे। लेकिन यहाँ के सरकार तो हमारे पड़ल है माई बहन योजना, तो कौन धनी फुआ बहन योजना, कौन कौन योजना, मतलब कि ये नहीं, कोई भी बात ये नहीं करता है कि चलो हम तुम्हारे बच्चों के लिए एक बड़ा सा स्कूल खोलेंगे, फ्री में पढ़ाएंगे। ये कुछ नहीं कहता है, स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, कोई ऐसा नेता नहीं कह रहा है। हम बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा नेता जो हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करता है, आप उसे वोट दे। जो ये फलना चिलना हेन तेन पैसा सब करता है, आप उसे वोट ना देंगे। इससे हमारे बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। हमारे बिहार का विकास तभी हो पाएगा जब कोई भी नेता क्या करेगा, हमारे मतलब जो हमारी तात्कालिक सुविधा जो है, हमारी आवश्यकता जो है, मूलभूत आवश्यकता है, आगे आपको हम बताएंगे, आपको हम सब चीज़, जब तक यह नहीं होगा, सबसे बड़का इंसान की भले कुछ हो दे या ना दे, हमारे बिहार में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी कर दे, यहाँ के बच्चे ऑटोमेटिक है क्या होंगे, अच्छे पैसा कमाएंगे, अच्छा जीवन स्तर अपने आप खुद हो जाएगा। जब तक पैसे नहीं पढ़ेंगे, नहीं अच्छा नॉलेज नहीं आएगा, तब तक उनका जीवन स्तर बस बढ़िया नहीं हो पाएगा। और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि क्या करे, आपको बच्चे को करे उज्जवल भविष्य को बनाए वो, क्लियर। क्योंकि जी एक कहावत भी है कि नेता सीधे, नेता की कहावत भी है कि अगर जनता पढ़ लिख लेगी तो क्या करेगी, तो वह आपसे सवाल, हमसे सवाल करने लगेगी। इसीलिए जनता को खिलाओ पिलाओ, लेकिन उससे पैसा मत दो, उसके बच्चों को पढ़ाओ नहीं। क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे हैं, ठीक है। देखिए आप अपने नज़र से उठाकर देखिएगा, नेता का बेटा बेटी पढ़ता है, एकदम विदेश पढ़ता है, लंदन पढ़ता है, ठीक है। जो उसके पीछे जो रहने वाले हैं, उनका बेटा बेटी गांव में बकरी चराता है या भैंस चराता है या कहीं की कंपनी में काम करता है। कारण क्या है, उनको पता है कि अगर ये अगर एक बेटा बेटी पढ़ जाएगा तो फिर कल से हमारे पीछे घूमने वाला कौन रहेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए हमें नेतागिरी को ना अति पीछे करके, किसी नेता को सपोर्ट ना करके, आपका जो बढ़िया उसे वोट दीजिए, बात में वोट देना आपका अधिकार है, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन हाँ, आप अपने लाइफ को एक अच्छा दिशा दीजिए, ठीक है। और अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि आपके बच्चे जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ भलाई विकास होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे प्राथमिकता क्या है, उसको हमारा शिक्षा पे होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारा सीधा वोट जाएगा, जो भी व्यक्ति शिक्षा पे बात करेगा, जो स्वास्थ्य पे बात करेगा, जो रोजगार पे बात करेगा, हमारा वोट सीधे उसको जाएगा। अगर कोई भी कुछ भी कहता है पैसा, आप हमको हमको बता रहे हैं, देखिए पैसा क्या होती है समझिएगा। देखिए किसी भी परिवार को हम ऐसा आपको समझा रहे हैं, समझिएगा कि किसी परिवार को चलाने के लिए क्या चाहिए। अगर आपके समझिए कि मेरे पिताजी हैं, हम हैं, मेरी सिस्टर है, मेरे परिवार में बहुत सारे लोग, 10 लोग सदस्य हैं, ठीक है। और मेरे पिताजी ने क्या कहा कि सभी लोगों को 5-5 हज़ार या 10-10 रुपया सब लोग को दे दिया, सब लोग को दे दिया। 10 परिवार था, 1 लाख रुपया था, 10-10 हज़ार दे दिए, ठीक है। क्या उस 10-10 हज़ार रुपया से क्या हमारे 10 भाई बहन या परिवार का विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन वही 10 हज़ार रुपया अगर क्या होता, वो क्या करते पिताजी ने, अगर हम 4-5 भाई बहन थे, क्या करते उस 1 लाख के करते कहीं इन्वेस्ट कर देते कि नहीं बेटा हमारे यहाँ पे पढ़ लेगा, बेटा बेटी पढ़ लेगा। तो वहाँ से क्या होते हम लोग पढ़ के निकलते, तो पढ़ के निकलते तो क्या होता, उस 1 लाख के बदला न जाने हम कई गुना पैसा कमा लेते। लेकिन वो जो पैसा दिए हैं उससे क्या होगा, खा पी क्या करें, खा पी के खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे यही हो रहा है हमारे बिहार के राजनीतिक में, ठीक है। तो बिहार के राजनीतिक में जब तक शिक्षा पे बात नहीं करे, वोट नहीं जाएगा, क्लियर। किसी आगे चलिए, यहाँ तक आगे बढ़े, चलिए आगे आइए। आप लोग को जो टॉपिक है, आइए आपको बताते हैं क्या होता है नहीं होता है। देखिए मानव विकास के आय उपागम से आप क्या समझते हैं। तो देखिए मानव विकास के 4 गो उपागम होते हैं। एक होते हैं आय उपागम, दूसरा होता है कल्याण उपागम, तीसरा होता है आधारभूत आवश्यकता उपागम, और चौथा होता है कल्याण क्षमता उपागम, ठीक है। तो अब आइए हम लोग चारों के बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे। पहला समझते हैं आय उपागम। तो देखिए आय उपागम जो है ना, यह मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। यानी कि मानव का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, हमें इसको मानने के लिए बस कुछ नहीं था, आय उपागम पता कर लीजिए कि उसके यहाँ आय उपागम कितना है। किसी इंसान के घर में अगर ज़्यादा पैसा आय आ रहा है तो समझ लीजिए उसका आय उपागम क्या है, अच्छा है। अगर पैसा नहीं आ रहा है तो उसका क्या है, उसका आय उपागम अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वही बोल रहा है इसमें
माना जाता है कि आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का भी स्तर भी क्या होता है, ऊंचा होगा। अगर जिसका पैसा ज्यादा हो रहा है उसके पास भी क्या है, इनका मानव विकास क्या है, ज्यादा है। अधिक आय से मानव की स्वतंत्रता बढ़ती बढ़ती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कहावत है लेकिन हम ऐसा मानते नहीं है, क्योंकि देखिए आपके पास पैसा ज्यादा भी हो जाए ना, देखिए यह पुराना सिस्टम है, नया सिस्टम या नहीं है, नया सिस्टम आगे आया हुआ है, ठीक है। कल्याण उपागम है, आधारभूत आवश्यकता उपागम है, चाहे आपका क्या, आपका क्षमता उपागम है, ठीक है। तो आगे बताएंगे आपको। तो इसमें हमको नहीं लगता है, देखिए आपको पैसा कमा रहे हैं और आपके घर में क्या है, पढ़ा लिखा है ही नहीं है, तो पता क्या होगा, वो पैसा का गलत इस्तेमाल होगा। पैसा का क्या होगा, कोई एगो ना कहा जाता है मतलब कि आन्हरा गांव में कन्हा राजा, सुने होंगे। कारण क्या है, आन्हर का जब संपत्ति होता है ना, तो कन्हा ही इंसान भूखे नहीं मरता है, वह पूरा एकदम राज करता है। सेम उसी तरह होता है, अगर आप अनपढ़ रहिएगा तो आपकी जो पैसा 500 रुपया के बदले, पढ़ल लिखल लोग उसके बदले आपको 500 500 50 के बदले 500, 500 के बदले 1000 2000 खर्चा करवा लेंगे आपसे, और पैसा क्या होगा, बेकार का होगा, आपका उड़ जाएगा। लेकिन अगर पढ़ा लिखा रहेंगे, उस पैसा का करेंगे सही सही जगह इस्तेमाल कर लेंगे, जिससे आपको पैसा आते रहेंगे। क्लियर। चलिए, तो वही बात बोल रहा है। तो हमारे अनुसार यह नहीं है, लेकिन यह सबसे पुराना उपागम कौन है, आय उपागम। दूसरा होता है बुआ, मानव विकास के कल्याण उपागम सब क्या समझते हैं। तो कल्याण उपागम समझिए क्या होता है। यह उपागम मानव को लाभार्थी के रूप में देखता है कि इसके अंदर लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह उपागम शिक्षा, देखिए आ गया, यह उपागम जोर देता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सुरक्षा पर अधिक सरकारी खर्च पर जोर देता है। यह कल्याण उपागम कहता है कि सरकार को शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और आवास पर और हमारी सुरक्षा पे क्या करना चाहिए, पैसा को अधिक खर्च करना चाहिए, ठीक है। जो आज जो हमारे सरकार जो पैसा जो दे रहे हैं, लोगों को जो दे रहे हैं, भेज रहे हैं, वो पैसा न देकर क्या करे, वह शिक्षा पे अच्छा स्कूल बनवा दे, अच्छा कॉलेज बनवा दे, अच्छा हॉस्पिटल बनवा दे, कि गरीबों को घर दे दें। इससे क्या होगा, हमारे देश की ज़्यादा विकास होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि 10,000 देकर गधा बना के रखो। हम तो यहाँ तक भी देखे हैं कि नेता लोग, एक बात आप मिलाइएगा, नेता लोग क्या करेंगे कि आपको 1 किलो मीट दे देंगे, खस्सी का मीट 600 रुपया होता है, खरीद के 1 किलो खस्सी का मीट दे देंगे, एक दारू का बोतल दे देंगे, लेकिन आपको 2,000 रुपया नहीं देंगे कि हाई लो 2,000 रुपया, जाकर अपना बेटा या बेटी को किताब खरीद दो, कभी नहीं कहेंगे। कभी सोचे हो क्यों नहीं कहता है, उसके पीछे कारण है कि कह देगा तो क्या होगा, आपका बेटा बेटी जब पढ़ लेगा तो आप उसके पीछे जी हुजूरी करिएगा, नहीं करिएगा ना। इसको लेकर उसको पता है कि खिलाओ पिलाओ लेकिन पैसा मत दो। इसीलिए नेता का, जो ऐसा नेता आपके पीछे अगर बोलता है, कुछ कहता है, तो सीधे बोलिए कि तू अपना जिंदगी अपन देख लो, ठीक है, हमें कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। आइए आगे आते हैं। यह उपागम मानता है कि सरकार लोगों के कल्याण पर अधिक खर्च करके उनके विकास में क्या करे, वृद्धि कर सकता है। यानी कि अगर उसमें, अगर यह अगर इस पे खर्च करेगा, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, आवास पे अगर खर्च करेगा, तो क्या होगा, वहाँ के जो सामाजिक जीवन है क्या होगा, और भी क्या होगा, बेहतर हो जाएगा। और आपको हम बता दें, जितने भी विकसित देश है ना, जैसे आप देखिए फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ये लोग देखिएगा तो वहाँ पे क्या है, शिक्षा फ्री है, वहाँ शिक्षा फ्री है, वहाँ स्वास्थ्य फ्री है। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर गरीब आज पूछे, गरीब में गांव में जाकर पूछिए, गांव में अगर गरीब इंसान है तो सिर्फ 2 चीजों से गरीब है, और उसे गरीब करने में 2 चीज का बहुत बड़ा योगदान है, जिसका नाम आएगा शिक्षा और स्वास्थ्य। कि हमें बीमारी ने हमें बर्बाद कर दिया, हमारे घर में तो पढ़ा लिखल हईते नहीं है, तो यहाँ की सरकारें नहीं चाहते तो आपके घर में पढ़ा लिखा कैसे हुआ, कैसे, ठीक है। लेकिन विकसित देश में देखिए, अमेरिका में देखिए, पैसा इतना है तो ये वहाँ पे शिक्षा क्या है, फ्री है, क्योंकि वहाँ को लोग को पता है कि शिक्षा फ्री होगा तो लोग दूसर बात में सोचेंगे। और हम लोग क्या कहते हैं कि पहले इतना पैसा आ जाए कि क्या करें, हम लोग कमा कर अपना जीवन को हम चला सके, हम लोग के मन में यह आता है, और वहाँ पे सब कुछ फ्री है। तो विकसित देश ऐसे नहीं कहलाता है, सब कुछ करना पड़ता है। क्लियर। आगे आइए, अगला आपका 9 नंबर है, मानव विकास की आधारभूत आवश्यकता उपागम। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, याद रखिएगा, यही है। क्या है समझिएगा, यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
ILO ने दिया है था। इसमें मानव विकल्पों के साथ पर मूलभूत आवश्यकताओं के क्या किया गया है, व्यवस्था पर जोर दिया गया है। और इसमें कहा गया है, इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है। एक में आपका है शिक्षा, ये क्या है, देखिए इसमें भी आएगा शिक्षा। ILO ने भी बोला है, यानी कि कौन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये भी बोला है कि हमें शिक्षा पर दो जो दे, पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा आवास, चौथा भोजन, पांचवा जलापूर्ति, छठा क्या है, स्वच्छता। यानी कि हमारे अगर हम कहें कि मानव का विकास हुआ है, अगर यह 6 चीज अगर उसके समाज में विकास हुआ है तो उसका विकास हुआ है, अन्यथा विकास नहीं हुआ है। देखिए उस समाज में देखिए कि शिक्षित लोग है कि नहीं है तो समझिए कि ठीक है। दूसरा देखिए स्वास्थ्य, तो वहाँ की स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है कि नहीं है। तीसरा आवास, वहाँ के लोगों को आवास बढ़िया घर द्वार है कि नहीं है। भोजन, लोग भोजन भी पौष्टिक तत्व भी खाना होना चाहिए, अगर पौष्टिक तत्व नहीं होगा तो आपका ब्रेन अच्छा से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। जलापूर्ति, जल की शुद्ध जल होना चाहिए। यहाँ तो लोग अशुद्ध जल पी के मर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अशुद्ध जल से बहुत सारे क्या बीमारी होते हैं। इसीलिए लोग सरकार का चला रही है, स्कीम चलाई हुई है, क्या चीज़, नल जल योजना, जो क्या है वहाँ पे 200 फीट अंदर के पानी पीने के लिए, लेकिन लोग उसका भी गलत इस्तेमाल करते हैं, खेत में पटाते हैं, बर्बाद करते हैं, खोल कर छोड़ देते हैं, ठीक है। और स्वच्छता, देखे सरकार आज क्या निकाली है, एकदम पूरा गाड़ी पर सड़क कचरा लेके गाड़ी पर रख दी, गाड़ी कचरा दूर कर लेके चल जाए, काहेला, किसके लेकर, स्वच्छता को लेकर। तो किसकी है यह, आधारभूत आवश्यकता उपागम है। क्लियर। तो देखिए हर एक चीज में आपको मिलेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हर एक चीजें मिलेगा और सरकार को इसी पे खर्च करना चाहिए। क्लियर। लास्ट आपका है बुआ मानव विकास के क्षमता उपागम। तो समझिए क्षमता उपागम क्या है सो। तो देखिए क्षमता उपागम है बुआ, यह उपागम अमर्त्य सेन, देखिए अमर्त्य सेन जो है बुआ, यह भारत के अर्थशास्त्री थे। कौन थे बुआ, भारत के अर्थशास्त्री कौन थे, अमर्त्य सेन ने दिया था। कौन, क्षमता उपागम। तो क्वेश्चन आएगा कि क्षमता उपागम किसने दिया था, तो अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन कहाँ के थे, तो यह भारत के अर्थशास्त्री थे, जो किसके सहयोगी थे, तो यह थे सहयोगी बुआ डॉक्टर महबूब उल हक। यानी कि मानव विकास की अवधारणा किसने दिया, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया, और कहाँ के निवासी थे, पाकिस्तान के थे, ठीक है। अब देखिए दिया इसके अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा साधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं को बढ़ाकर मानव विकास को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि बोलते हैं कि शिक्षा, देखिए ये भी जोड़ देंगे, शिक्षा सब में कॉमन होगा, स्वास्थ्य होगा और संसाधन तक पहुंच, यानी कि मानव को जो आवश्यकता संसाधन है ना, वो वहां तक अगर कम से कम यह पहुंच सके, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, संसाधन तक पहुंच बोलते हैं। क्लियर है तक। तो ये आपका क्या था, आपका 10 क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपका चैनल है स्टडी विथ IK सर आर्ट्स क्लास, ठीक है। सर यहाँ पेट्रोल पंप के पीछे मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो आप अगर आर्ट्स अगर बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन में जुड़कर तो आप हमारे इस दिए गए एड्रेस पे संपर्क करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।